प्राइम टाइम में हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन, प्रवक्ता बीजेपी, पवन वर्मा सांसद जेडीयू हैं, और बीके चतुर्वेदी साहब हैं, आप पूर्व सदस्य हैं योजना आयोग के। शिशिर सिन्हा जी हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर हिंदू बिजनेस लाइन की। शाहनवाज हुसैन जी, अभी तो बना नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय रैली आयोग के भावी अध्यक्ष के नाते रिकॉर्ड तोड़ रैली के लिए आपको बधाई देता हूं। और मैं सीधा एक सवाल पर आता हूं कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, ये जो कभी 1,60,000 करोड़ हो जाता है, कभी 3.25 लाख करोड़ हो जाता है, आप कर क्या रहे हैं? पुरानी योजनाओं की पैकेजिंग कर रहे हैं, जो मिलने वाला है वो बता रहे हैं? क्या ऐसे ही आप अन्य राज्यों के बारे में सूची तैयार हो गई है कि अगले 5 साल में बंगाल को कितना मिलेगा, दिल्ली को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, या सिर्फ बिहार पे ही आजकल आप लोग काम कर रहे हैं? रवि जी, देश को एक अच्छा पत्रकार नहीं खोना है और आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप भी अगर राष्ट्रीय रैली आयोग के अध्यक्ष बन रहे हैं, ऐसे बनना चाहते हैं, तो एडवांस में बधाई देता हूं आपको। और दूसरी बात यह है कि मैं इस रैली का संयोजक होने के नाते पिछले 21 दिनों से मेहनत कर रहा हूं, और जब आप सवाल प्रश्न खड़ा करते हैं तो रैली की जो थकान है वो गई नहीं। और आज ही आप हमारी रैली पे ही राष्ट्रीय रैली आयोग बना देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की रैली भी हो जाए। कि मैं दिल्ली में आपको मिलता नहीं हूँ। अब मैं आज भागलपुर से ही आपसे जुड़ा हूँ। हाँ। मैं आज कह सकता हूँ कि जो रैली आई है, आपके रिपोर्टर ने भी रिपोर्ट किया होगा। हाँ। सच में ऐतिहासिक रैली है। कोई दावा नहीं कर रहे, कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, जो हो गया वो बता रहे हैं। हाँ। और इसमें जो प्रधानमंत्री ने बात कही है, जब भी प्रधानमंत्री रैली करते हैं तो उस दिन जेडीयू के प्रवक्ताओं का काम खत्म हो जाता है। प्रवक्ता की जिम्मेदारी ये काम आप लोग भी करते हैं। जैसे जेडीयू की रैली होती है तो आपके सारे मंत्री बोलने लगते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये ऑब्वियस है, करना भी चाहिए। सब प्रवक्ता, देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ, जेडीयू की रैली के बाद तो प्रवक्ता हमारे यहाँ बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज नीतीश कुमार जी की रैली, स्वाभिमान रैली हुई, उसमें जो गाली गलौज की भाषा हुई वो भाषा नहीं। आज विकास की बात नरेंद्र मोदी, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं तो नहीं है जी। आप ये बताइए कि जो पैकेज दिया जा रहा है बिहार को लेकर आए। हाँ जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई 3.25 लाख करोड़ हम देने वाले हैं। नीतीश का बजट जो 2,76,000 करोड़ का है, 1,08,000 करोड़ गायब भी बता दिया गया है ना। तो आप कुछ तो बताइए क्या है पुरानी योजनाएं। जैसे मैंने भी कई आंकड़े देखे कि जो 2012-11 में एम्स को पैसा दिया गया था, परियोजना मंजूर हुई है, जो 13-14 या 14-15 में 100 करोड़ दिया गया है, 93 करोड़ दिया गया है, वही जोड़ के आप सब उसमें जोड़ रहे हैं। तो जितनी योजनाओं का पैसा अगर जोड़ दिया जाए तो इस तरह से तो आप पूरे देश के सभी राज्यों को दे रहे होंगे और देश के राज्यों को मिल रहा होगा। मेरा सवाल सिंपल है सर, वो छोड़िए नीतीश कुमार क्या कहते हैं और पवन वर्मा जी क्या कहेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें कितने पुरानी योजनाओं का हिस्सा है, कितना हिस्सा मंजूर योजनाओं का हिस्सा है, और तीसरा सवाल कि ये जो आपने 5 साल के आधार पर बिहार का हिस्सा निकाल लिया है, क्या केंद्र सरकार बिहार के साथ साथ बंगाल का भी बताने वाली है, पंजाब का भी बताने वाली है, या दिल्ली का भी बताने वाली है? इसका जवाब दे दीजिए, जो चैलेंज किया जा रहा है आपके ऐलान को। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी के ऐलान को चैलेंज करने के पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि जो लोग चैलेंज कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए प्रधानमंत्री तैयारी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, देखिए 13वें वित्त आयोग में जो शेयर राज्य को मिलता था उसको हमने बढ़ा दिया है। और उन्होंने एक सवाल किया कि नीतीश कुमार जी ने एक पैकेज को कहा ये पैकेज झूठा है, और पैकेज जब झूठा है तो उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, यानी वो अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अब चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो इस पैकेज के बारे में एडवर्टीजमेंट दिया कि ये पैकेज नया नहीं है, ये पुराना है। आपने भी उसकी स्टडी की होगी और आप निकाल रहे होंगे कि जो चीजें पहले की हैं वो भी क्या अनाउंस हुई हैं, लेकिन जो चीजें नहीं हैं, तो जो आपने पहले नहीं सुनी, क्या वो भी है? नीतीश के विजन डॉक्यूमेंट में देखिए, मेरे सवाल का, दोनों सवाल का 2 बार मैंने एक ही सवाल पूछा, दोनों सवाल का जवाब नहीं एकदम मिला। सही जवाब जवाब ये मिला कि नीतीश कुमार किस टाइप की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे उसका मतलब नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो जिम्मेदारी से कहते हैं। मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं। जो आप कहेंगे आपका भी नहीं मानूंगा, मैं पवन वर्मा का भी नहीं मानने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे, अगर आप नीतीश के विजन डॉक्यूमेंट में अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप प्लीज बताइए वोटर को
कि उन्होंने कौन सी ऐसी बात तो योजना है कर दी है जो वो पहले से कर रहे थे, एक। और वो जो कह रहे हैं कि आपने जो 1,25,000 करोड़ बताया है सर, वो सारी उसमें से 87% पुरानी योजनाओं की पैकेजिंग है। आप इसको चैलेंज कीजिए ना। आज आपने फिर जाके 5 साल का टैक्स जोड़ दिया। जो 5 साल का टैक्स है, क्या ये बात गलत कही नीतीश कुमार ने कि जो केंद्र ने 14वें वित्त आयोग, आपने नहीं दिया, केंद्र ने उसे स्वीकार किया है, सब राज्य को मिलेगा जो उसका हिस्सा है, वो आपने बिहार के लिए कुछ अलग से दिया, कुछ अलग से प्रयास किया, या जो मिलने वाला है उसी को जोड़ के आपने बता दिया? क्योंकि हर कोई, जब मैं इस डॉक्यूमेंट को देख रहा हूं तो मेरे लिए समझना मुश्किल है, वोटर कैसे समझ रहा होगा भगवान जाने, कि वो कैसे समझ रहा है कि 1,65,000 करोड़ सत्य है, 2,76,000 करोड़ सत्य है, या अब 4.25 लाख या 4 लाख का करोड़ का पैकेज सत्य है। शाहनवाज जी रवीश जी, पहला तो ये कि जो हमने कहा जो 1,65,000 करोड़ गया है, जो 1,25,000 करोड़ गया है, उस प्लान में इसकी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट में 51,000 करोड़ करीब खर्च करते हो और बताते हो, जब आप 5 साल का हिसाब देते हो तो आप बताते कम हो। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब केंद्र से आपको इस हेड में जब 14वें वित्त आयोग में पैसा ज्यादा मिलेगा तो आप सपना क्यों छोटा दिखा रहे हो, वो पैसा कहाँ जाएगा, ये बातें उन्होंने पूछी हैं। तीसरी बात, जो हमारी पैकेजिंग है, अगर आप पूरी पैकेज पर डिबेट करेंगे तो मैं कह दूंगा कि जो पैकेजिंग है उसमें क्या कौन सा विषय है जो लगता है कि नया है। आपने भी रिसर्च किया होगा कि कौन सा विषय नया है। मैं भागलपुर में बैठा हूं, मैं ऐसे बहुत सारा चीज बता सकता हूं कि जो पुराना तो यहाँ मैं बता सकता हूं। विक्रमशिला जी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए पैसा दिया, यहाँ एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनेगी। यहाँ प्लान हेड में जो आप कह रहे हैं कि वो पैसा बढ़ाने की बात है, तो रोड का क्या आपको मालूम है कि बिहार में पिछले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, खुद नीतीश कुमार जी ने हमारे सांसदों को बुलाया, मुझे कहा, रोड सेक्रेटरी ने हमको तब कहा, मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ, जिम्मेदारी से कह जो भी है, मेरे सवाल का जवाब नहीं उठाइए। नहीं, एक बार नहीं, मेरा जवाब आप सुन लेंगे तभी जवाब मिलेगा। अगर आप मेरा जवाब ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि जितना बड़ा आपका सवाल है उससे आधा टाइम अगर आप मुझे दे देंगे तो जवाब मिल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार को यूपीए गवर्नमेंट में एनएच में पैसा नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने पार्लियामेंट में इसको उठाया और पैसा फिर भी नहीं मिला। अगर नितिन गडकरी मंत्री बने और उन्होंने मंत्री बनने के बाद 54,000 करोड़ के सड़क सैंक्शन कर दी बिहार को, तो क्या वो पैसा बिहार को नहीं मिलने वाला है? तो इसी तरह की वो सारी जो पैकेज बना है, पैकेज पर पूरा डिबेट करने को हम तैयार हैं। कुछ भी पुराना नहीं है, 3 बार कर चुका हूं, मुझे जवाब नहीं मिलता। पवन वर्मा जी, चलिए ठीक है, बताइए। पवन वर्मा जी, एक बात शाहनवाज कह रहे हैं कि ठीक है कि पहले से जो मंजूर योजनाएं हैं तो वो इन्होंने आके मंजूर किया है, तो उसको क्यों नहीं जोड़ेंगे? जैसे वो नितिन गडकरी का उदाहरण दे रहे हैं कि हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अगर 1.5 साल में वो मंजूर किए हैं, तो उसको जोड़ के क्यों ना बताएंगे? ऐसा है। और आपने जो अभी 1,08,000 करोड़ का गबन किया है, उसका भी हिसाब दीजिए। नहीं, अब मैं संक्षिप्त में जवाब दे दूं। हाँ, मैंने एक ट्वीट किया था कि अगर इंडिया एक सैटेलाइट को लॉन्च करे और धरती को सर्कल करते हुए अगर बिहार से वो गुजरे, तो हमें डर है कि नरेंद्र मोदी उसको भी बिहार पैकेज में न डाल दें। देखिए, नीतीश जी मामलों में बहुत ही मेटिकुलस है, बहुत ही केयरफुल है। उस पैकेज का स्वागत करने के पहले हमने विश्लेषण किया। आपने आकर के एन वक्त पे चुनाव के पहले 1,25,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया। हमने उसका विश्लेषण किया, परत दर परत खोला। हमने देखा कि 1,08,000 उसमें तो वो प्रोजेक्ट्स थे जो 2007 से लेकर अब तक अलग अलग स्टेजेस पे कार्यान्वित हो रहे हैं। मसलन मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। 55,000 करोड़ तो उस पैकेज में दिल्ली से कलकत्ते एक सड़क जा रही है जो बिहार से भी गुजरती है, इसलिए वो नेशनल हाईवे स्वीकृत है, वो पैसा जोड़ दिया। नहीं, उस पे शाहनवाज जी कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट जा रही है, सर मैं 2 मिनट 1 मिनट लूंगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद वो जो सवाल मुझसे पूछना चाहे पूछ ले।
जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन है, उस पर 22,000 करोड़ आप खर्चा कर रहे हैं। न तो एक नौकरी बिहार में होगी, न पाइप बिहार में बन रहे हैं। वो पहले की स्वीकृत योजना है, उन सबको जोड़कर एक पैकेज अनाउंस कर दिया। तो हमने उनसे पूछा कि आपके चुनावी वादे हो गए जुमले, और अब आप ये पैकेज जो लेकर के आए हैं, ये अगर चुनावी एक रणनीति नहीं है तो और क्या है? अच्छा, अब सवाल पूछा शहनवाज जी ने और आपने भी कि नीतीश जी ने 2,70,000 का जो पैकेज बताया है, हाँ। उसके लिए वो ये इसके जवाब में है, पलटवार में है, कहां से पैसे आएंगे? हाँ। तो मैं उसका एक सवाल और है इसमें। सवाल मुझे लगता है कि शहनवाज जी का वैलिड सवाल है कि जो भी आपने अपनी योजनाएं बनाई और अगर ये पहले से मंजूर हैं तो इनको भी आप जारी करते, है ना। इनका ये कहना है कि 1,65,000 मान लेते हैं एक सेकंड के लिए वो पहले से मंजूर योजनाएं हैं, तो आप उनको भी दुनिया के सामने रखते, एक तरह से स्वीकार करते कि ये पहले से है और इसके अलावा हम कर रहे हैं। संदेश ये जा रहा है कि उस पैकेज के तहत की योजनाओं को हटाकर आप अपना कुछ नया थोप रहे हैं। एक विकसित बिहार को बनाने में जो अब तक काम हो चुका है रवीश जी, वो दुनिया से छिपा नहीं हुआ है, ना आपसे, ना देश में, ना विदेश में। ये जो अब उन्होंने 7 सूत्रीय कार्यक्रम रखा है सामने, वो आप उनकी एनुअल जो एक वो रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और विजन डॉक्यूमेंट देखते हैं, ये सारे आपको तत्व उसमें मिल जाएंगे। उन्होंने केवल 7 सूत्रीय मिशन मोड, मतलब जो काम हो रहा है उससे अलग हटके मिशन मोड में 5 साल के अंदर, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है सर। उस डॉक्यूमेंट को मैंने भी पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो काम हो रहा है उसके अलग अलावा है। ये रवीश जी आप प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं गलत नहीं बोलूंगा। ये मिशन मोड, द एक्सप्रेशन यूज्ड इज मिशन मोड। 7 सूत्रीय कार्यक्रम मिशन मोड में होगा और नरेंद्र मोदी के पैकेज से इसमें अंतर केवल ये है कि हर आइटम उसमें, चाहे वो युवकों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, उसके लिए पैसा मुहैया है। अब एक आखिरी बात कहता हूं और 20 सेकंड लूंगा। आज जो एक संघीय ढांचा पे प्रहार किया है प्रधानमंत्री में, जो नीतीश जी ने कहा हल्की बात, रवीश जी आप खुद इस बात को सोचिए। फाइनेंस कमीशन सरकार की रखेल नहीं है, इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी। और उसने अगर 5 साल में आगे 4.25 लाख करोड़ बिहार का जो हक बनता है, जो डिविजिबल अमाउंट है केंद्र में और राज्य में, वो हमको अगर मिलेगा तो नरेंद्र मोदी ने ऐसी भाषा इस्तेमाल करी कि दिल्ली के खजाने से, ऐसे कि मेरे तिजोरी से ये पैसा मिल रहा है, ये तो बिहार का हक है। ठीक है, 4.25 लाख करोड़ का हक है बिहार का। ठीक है, उसमें हर साल बिहार रेवेन्यू जनरेट करता है, मनी को बोरो कर सकता है, यानी कि जो ब्लूप्रिंट दिया नीतीश जी ने वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उनका पैकेज बिल्कुल जुमला था। ठीक है, चतुर्वेदी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप हमारे दर्शकों को और जो मतदाता है उसे आप शिक्षित कर सकेंगे, तटस्थ रूप से ऑब्जेक्टिवली बताइए कि ये जो अनाउंस किया जा रहा है उसमें वोटर कैसे समझे कि उसके लिए अतिरिक्त प्रयास हुआ है? क्या ये पैसा तय, पहले से जो तय पैटर्न है उसी के हिसाब से मिल रहा है, मिलेगा, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री रहें या शाहनवाज भाई हो जाएं, कोई भी हो जाएं? क्या ये दूसरे राज्यों को भी मालूम है कि पिछले अगले 5 साल में उसे इतना 5 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ मिलने वाला है केंद्र के खजाने से? देखिए, जो 3,76,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आयोग का एलोकेशन है, ये तो राज्य सरकारों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अच्छा, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होता है। हाँ। वो अपनी रिकमेंडेशंस देता है और भारत सरकार उसको स्वीकार करती है। और उसका कारण ये है कि अंबेडकर साहब ने अपने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो ये कहा था कि राज्य सरकारें ज्यादा खर्चा करती हैं, लेकिन उनके रिसोर्सेज जो हैं वो टैक्सेस के रिसोर्सेज भारत सरकार के पास ज्यादा हैं। तो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल का एक प्रोविजन रखा था, और ये 14वां वित्त आयोग है और हमेशा भारत सरकार उसकी संस्तुतियों को मानती है।
अब वो चाहे वो 32% करें चाहे 42% करें, इस बार उन्होंने 42% किया है तो भारत सरकार ने उसको माना है। तो ये 3,76,000 करोड़ रुपए जो है ये तो राज्य सरकारों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कलेक्टेड भारत सरकार ने किया कि टैक्सेशन से है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, जो 1,65,000 करोड़ रुपए है उसके 3 भाग हैं। जो पहला भाग है उसमें वो उन चीजों पे है जैसे शिक्षा, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट या डिजिटल या टूरिज्म, जो कि नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं। इनके ऊपर तो लगभग 8-10,000 करोड़ रुपए उस पैकेज में रखा गया है और वो कितने दिनों में दिया गया ये तो पता नहीं है। दूसरी चीज ये है जो कि प्लान की स्कीम्स होती हैं, जैसे रूरल रोड्स के लिए उसमें दिखाया गया है। तो या जो पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, अब वो दीनदयाल विद्युतीकरण योजना कहलाती है, तो उसके लिए जो पैसा है, तो वो जो पैसा है वो हमेशा से प्लान का पार्ट था। अब वो प्लानिंग कमीशन भले ही अबॉलिश हो गया हो, लेकिन प्लान अभी भी है। तो वो तो अब उन्होंने कितने सालों का उसमें जोड़ा है ये पता नहीं है, क्योंकि जैसे मैं देख रहा था रूरल रोड्स में 13,000 करोड़ रुपए है। अब वो सारे भारत सरकार का एलोकेशन सारी राज्यों के लिए लगभग 18-20,000 करोड़ रुपए होता है। तो जाहिर है कि ये अगले 5-6 सालों में दिया जाएगा। तीसरा जो उसका कंपोनेंट है वो कॉमर्शियल है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के लिए है, पावर के लिए, पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स के लिए, जो रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं, जो रोड्स हैं उसमें जो सैंक्शंस होती हैं जिसमें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी आता है, पीपीपी भी होते हैं, डायरेक्ट भी एनएचआई बनाते हैं। तो उस तरह के जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज के जो प्रोग्राम है उसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। उसमें से लगभग 21-22,000 करोड़ रुपए तो पेट्रोलियम का सेक्टर का है, जिसमें गेल अपनी पाइपलाइन लगा रही है, बरौनी रिफाइनरी का एक्सपेंशन हो रहा है। एक सवाल मोटा मोटी, तो वो तो कॉमर्शियल एक्टिविटी है। तो वो हमारा कहना ये है कि ये जो चीजें हैं ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट है। ये तो जाहिर है कि इसमें अगर बिहार में ये फोकस हो रहा है, ये इंप्लीमेंट हो जाएंगी सारी चीजें, तो डेफिनेटली बिहार के पर क्या एक संक्षेप में इसका जवाब दे दीजिए कि क्या इसी तरह से दूसरे राज्यों को पता है कि उसे कितना मिलने वाला है, या बिहार के लिए अलग से प्रयास किया गया है? आपको क्या लगता है कि ये जो घोषणा, देखिए इसका यस एंड नो। पहली बात तो ये कि जहां तक दूसरे राज्यों का सवाल है, सबको पता है कि उन्होंने वित्तीय आयोग में कितना पैसा मिलने वाला है। और जैसे यूपी को कहा गया पहले से तय है लगभग 18% मिलेगा, तो 44 में से उनका लगभग 7-8 लाख करोड़ रुपए होगा। तो हर राज्य को पता है कि क्या मिलने वाला है वित्त आयोग में। ठीक है। दूसरी चीज जो इस तरह के चीजें हैं, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, हाँ। उसमें ये सबको पता है कि क्या प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब उसमें कितने इम्प्लीमेंट हो जाएं, कितना पैसा उसमें है, वो कंप्यूट करके इसमें लग दिया गया। ठीक है, मतलब ये पता चल रहा है, आप कह रहे हैं कि राज्यों का एक संवैधानिक अधिकार है, वो मिलेगा। मतलब उस अधिकार की घोषणा कि हम दे रहे हैं, इसमें लेकर राजनीति हो रही है कि उसका ऐलान किया जा रहा है। पर शिशिर भाई, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि यही बात जब ममता बनर्जी आई थी यहां पर दिल्ली, तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक तरह से ये एक प्रेस रिलीज आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि बता दिया गया कि ये 14वें वित्त आयोग के तहत 42% जो देना तय हुआ है, उसमें अगले 5 साल में उनको 2,90,000 करोड़ मिलेगा। लेकिन अगर साल के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई 14-15 हजार करोड़ के हिसाब से इस तरह से बंटता है। मेरा सवाल आपसे है कि इस राजनीति के क्रम में एक और ऐलान हुआ कि 21 जिलों को बैकवर्ड घोषित किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी जानकारी में, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो देखा कि 1997 से ही कई राज्यों के जिलों को, 123 जिले हैं हिंदुस्तान के, उनको बैकवर्ड, इंडस्ट्रियल तरीके से बैकवर्ड घोषित किया गया है और टैक्स छूट में रियायत दी जाती है। और जो नाम 1997 में थे वही नाम बिहार के भी, और गुजरात के भी, या आंध्र प्रदेश के भी वही नाम, या उत्तर प्रदेश के 41 जिले हैं वही नाम जो बिहार के बारे में कहा गया है। तो मैं ये नहीं जानता कि बिहार के लिए अलग से फैसला हुआ है, क्योंकि एमएसएमई जो मंत्रालय है, लघु एवं कार्मिक उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग, उसकी वेबसाइट पे तो पहले से बिहार की भी सूची है उसमें, लेकिन पटना नहीं है। तो लगा कि कुछ शहरों के लिए नया फैसला हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो टैक्स के रिलीफ कर देने से कोई ये बड़ा भारी कोई कदम है,
या ये पहले से भी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चला आ रहा है? मुझे लगता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, लेकिन मैं फाइनेंस रिपोर्टिंग नहीं करता हूं, इसलिए आपकी मदद ले रहा हूं। देखिए, जो आपने 123 जिलों की बात की है, वो 123 जिले ऐसे हैं जिनके लिए एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए टैक्स रियायत देने की बात की गई है। यानी कि वहाँ पे कोई छोटा उद्यमी अपना प्लांट लगाता है, अपना प्रोजेक्ट लगाता है, तो उसके लिए उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अभी की जो बात आपने बिहार के 21 जिलों की बात की है, अगर आप बजट भाषण का जिक्र को याद करें तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जिस तरह की व्यवस्था की गई है, कुछ उसी तरह की व्यवस्था बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए की जानी है। पश्चिम बंगाल के लिए अभी जिलों का ऐलान नहीं किया गया है, बिहार के 21 जिलों का ऐलान कर दिया गया है। अंतर आपको ये समझना होगा कि जो 1997 की सूची है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए है। ये जो 21 जिले हैं ये बड़े उद्योग के लिए हैं, जो बड़े प्लांट लगेंगे, जो बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे, अच्छा। उनके लिए वो टैक्स रियायत है। ये आपको ये अंतर बहुत स्पष्ट तौर पे समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये अकेले बिहार के लिए नहीं है, 3 और राज्य भी हैं। अब उन 3 राज्यों के कौन कौन से जिले हैं जिनको आप पिछड़ा जिला घोषित करते हैं और वहां पर रियायत देते हैं? पहला तो ये मुद्दा है। दूसरा जो आपका सवाल था कि क्या इन टैक्स रियायतों को देने से क्या वाकई में उद्योगपति लगाते हैं, तो मेरा जवाब होगा कि वो लगाते ज़रूर हैं, लेकिन एक तरीके से क्या होता है कि जैसे ही टैक्स की मियाद ख़त्म होने लगती है वो वहाँ से अपना प्रोजेक्ट शिफ्ट कर लेते हैं। और ये एक नहीं, मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूँ। दादरा नगर हवेली के सिलवासा राजधानी जो उसकी हुआ करती है, वहाँ पे कई प्रोजेक्ट लगाए गए थे उस टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट लेने के लिए। जैसे ही वो बेनिफिट का जो टर्म है वो ख़त्म होने लगा तो वो बद्दी शिफ्ट हो गया, क्योंकि बद्दी में उस समय नए ऐलान हुए थे टैक्स बेनिफिट देने का। हो सकता है कि बद्दी में जब खत्म हो तो कहीं और आप ले जाएंगे। तो टैक्स बेनिफिट से लंबे समय के लिए नहीं होता है। कोई भी इंडस्ट्री जो प्रोजेक्ट लगाती है वो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके करती है, क्योंकि उसका मकसद क्या है? मकसद मुनाफा कमाना है, और मुनाफा कमाना एक दिन के लिए नहीं है, एक लंबे समय तक के लिए है। तो ये टैक्स रियायत थोड़े समय के लिए फायदा दे सकती है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स हैं, कच्चे माल की उपलब्धता है कि नहीं, श्रम सस्ता है कि नहीं, वहाँ के राज्य सरकार की नीति आपके अनुकूल है कि नहीं, ये सारी चीजें होंगी तो आप लंबे समय तक मुनाफा कमाएंगे। टैक्स रियायत थोड़े समय के लिए फायदा, थोड़े समय के लिए।